फ्रेंड्स, किसी अपरिहार्य कार्यवश मैं आपसे मुखातिब नहीं हो रहा था और मेरे वीडियो आपके सामने नहीं आ रहे थे। मैंने जो दो सीरीज कोशिश की है चलाने की। एक तो सोशल साइंस, जिसमें की जो सामान्य बातें होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए उन तथ्यों को लेकर के मैं आ रहा था। और दूसरा साइंस, जनरल साइंस की बात हो रही थी, जो सामान्य विज्ञान के रूप में उसे आप जानते हैं। वो दो सीरीज़ को मैंने सोचा था कि आगे लेकर के बढ़ूं और वो आपके लिए उपयोगी बने, उसके लिए मैं अपना प्रयास जारी कर रहा था। और उन्हीं प्रयास को आगे बढ़ाते हुए फिर सोशल साइंस से जुड़े हुए कुछ प्रश्न। और मैं एक बात और भी बता दूं आपको कि ये सोशल साइंस में जो मेरा जो ये सीरीज़ है, सामान्य ज्ञान करके आप कह सकते हैं, ये सीरीज़ जो है, इन सीरीज़ में मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन तीनों प्रश्नों को साथ में रखता हूँ और इन तीनों प्रश्नों से जुड़े हुए फैक्ट्स को मैं देने का कोशिश करता हूँ। और इसका भी मैं सोच रहा था कि यह एक क्रमिक होना चाहिए, ऑर्डरली होना चाहिए। जिसमें एंशियंट हिस्ट्री से अगर मैं प्रश्न दे रहा हूँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्रम से वह आगे बढ़ता चला जाए, ताकि वो मिडिवल और मॉडर्न की तरफ बढ़ जाए। फिर उसी तरह जो आपकी ज्योग्राफी होंगे, मैं उसमें भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि जो बेसिक फैक्ट्स पूछे जाते हैं, जो सामान्य जानकारी हमें रहनी चाहिए कि उन विषयों के प्रति, तो मैं उसे देने का कोशिश करूँ। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए कुछ जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों पे हम लोग बात करते हैं। पहला प्रश्न है कि इंडिका पुस्तक का संबंध है। द बुक ऑफ इंडिका इज रिलेटेड मेगास्थनीज, कौटिल्य, विशाखादत्त, सभी। आपका सही आंसर जो होगा वह होगा ए, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज रोट ए बुक नेम्ड इंडिका। और ये इंडिका जो नेम बुक है, यह मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। और यहां पे दो और ऑप्शन हैं, मैं यहां बता दूं, ये दो ऑप्शन भी जो है किसी न किसी स्रोत से जुड़ा है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य बोले या विष्णुगुप्त बोले, इनके द्वारा जो किताब लिखा गया है, बुक्स हैं, उसका क्या नाम है? अर्थशास्त्र। और विशाखादत्त जो लिखे हैं मुद्रा राक्षस, राक्षस। तो इस तरह से आप देखें, ये जो मौर्य साम्राज्य है उससे जुड़े हुए फैक्ट्स को, उस पीरियड को जानने के लिए हम लोग जो है, जो लिटरेरी सोर्सेस हैं उसमें इनको रखते हैं। मेगास्थनीज इंडिका, कौटिल्य या विष्णुगुप्त का अर्थशास्त्र, विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस। इसके अलावा कुछ और भी बुक्स हैं जो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। जो जैन धर्म से कुछ इंपॉर्टेंट बुक हैं, जिससे कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना। उसी तरह से कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं, दीपवंश, महावंश, ये सब नाम हैं, याद रखेंगे, जो है महावंश, दीपवंश, ये सब जो है बौद्ध ग्रंथ जो है। परिशिष्ट पर्व, यह जो है जैन धर्म से है और इसका जो संबंध है, ये सारे बुक्स जो है हमें मौर्य साम्राज्य जो है, मौर्य पीरियड के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देते हैं, इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे, अगला प्रश्न है कि अशोक मौर्य शासक के अभिलेख जुड़े थे। ब्राह्मणी, खरोष्ठी, आर्यमाइक, सभी। अशोक मौर्य शासक के अभिलेख जुड़े थे ब्राह्मणी से, खरोष्ठी से, आर्यमाइक, सभी। आपका इसमें आंसर सभी होगा, क्योंकि जो मौर्य शासक थे अशोक का, जो हमें अभिलेख मिला, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, वो क्या है? ब्राह्मणी से भी है, खरोष्ठी से भी है, आर्यमाइक से भी है। ये कुछ ऐसे ये लिपि हैं जिन इन लिपियों में जो है अशोक का जो शिलाभिलेख है, वो शिला अभिलेख मिला है। और 1837 की सराउंडिंग्स में जो जॉन प्रिपेंस थे, उन्होंने इसको समझने का कोशिश किया था। ये जो अभिलेख मिले हैं, इन अभिलेखों से
जो ब्राह्मणी लिपि है, इस लिपि को वो समझने का कोशिश की थी क्या क्या है, और फिर वो बताए थे। और इसके बाद यह जो मौर्य शासक था उससे जुड़ा हुआ ये है। इस तरह से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जो इंस्क्रिप्शनल जो साक्ष्य मिलते हैं वो यहीं से मिलते हैं। तो ये तीन जो लिपि आप देखते हैं वो सारे लिपि जो है मौर्य साम्राज्य अशोक से जुड़े हुए हैं। और इस ब्राह्मणी लिपि से जो है इसके बाद से हमें जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में एक बहुत ही सेंस, इससे पहले जो मिले जो कुछ अभिलेख हैं उनके बारे में उतनी कंफर्मेशन नहीं हो पाती है क्या है नहीं है। और सही ढंग से अगर इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो अशोक का मिलता है हमें एंशिएंट हिस्ट्री में, ये दिमाग में रखने के बाद। और प्रिपेंस जो थे, जॉन प्रीपेंस, इसके बारे में हमें बहुत अच्छी सी जानकारी देते हैं। उन्होंने सबसे पहले ये पढ़ने की कोशिश की। लिपि की अगर बात करो, अगर इससे पीछे हम चले जाए, हड़प्पा पीरियड में भी लिपि था और उस लिपि को अब तक नहीं पढ़ा गया है। और उसको बोला गया, उस लिपि को जो बोला गया पिक्टोग्राफी के नाम से जाना जाता है। ये याद रखेंगे, पूछ दे हड़प्पा का जो लिपि कैसा था, तो पिक्टोग्राफी था। क्या था? पिक्टोग्राफी। पिक्टोग्राफी का मीन्स क्या? कुछ उसमें चित्र बने हुए, कुछ उसमें वर्ड्स लिखे हुए, कुछ अक्षर हैं और कुछ चित्र हैं, ठीक है ना, दोनों का मिक्स है, चित्र और वर्ड्स, ठीक है ना। पिक्चर्स एंड जो है वर्ड्स, सम वर्ड्स आर इंक्लूडेड इन पिक्टोग्राफी, उसमें इंक्लूड किया जाता है पिक्टोग्राफी में। तो ये पिक्टोग्राफी जो आपको मिले हैं, कहां से मिले हैं याद रखेंगे, जो हड़प्पा के बारे में पढ़ रहे थे। ऐसा पूछ दिया क्वेश्चन तो आपके दिमाग में आना चाहिए, हड़प्पा इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है सप्तभंगी किससे जुड़ा हुआ है? सप्तभंगी किससे जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनमें से कोई नहीं। सप्तभंगी, तो आपका सही आंसर होगा जैन धर्म। यह जो सप्तभंगी है इसे स्यादवाद के नाम से, स्यादवाद, या फिर जो है इसे एकांतवाद के नाम से जानते हैं। ये स्यादवाद या जो है ये, इसको स्यादवाद भी बोलते हैं, या जो आप कह सकते हैं अनेकांतवाद के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बुद्ध का संबंध रहा, जो बुद्ध हैज ए रिलेशन with this place, उर्वेला, मृगदाव, ऋषिपत्नम, सभी। आपका आंसर होगा सभी। उर्वेला शब्द जो आया है बुद्ध के जीवन से रहा है। आप जिसको बौद्ध गया बोलते हैं, बौद्ध गया जो है उसके लिए शब्द आया उर्वेला, याद रखेंगे, बौद्ध गया के लिए उर्वेला शब्द आया। मृगदाव और ऋषिपत्नम, ये दो शब्द, दोनों ही शब्द जुड़े हैं इससे, सारनाथ से। ये दोनों शब्द जो है मृगदाव और ऋषिपत्नम सारनाथ से जुड़े हुए हैं। जो है धम्म चक्र प्रवर्तन की जो बात कही जाती है, जो शब्द आता है वह इसी मृगदाव ऋषिपत्नम से शुरू होता है, ठीक है ना। ये उर्वेला उनके जीवन से संबंध है। याद रखेंगे कि बुद्ध के जीवन से उर्वेला का बात आएगा, बौद्ध ज्ञान, ज्ञान प्राप्ति का स्रोत। बौद्ध धर्म की प्रथम संगति हुई थी, असेंबली ऑफ द फर्स्ट बौद्ध रिलीजन। असेंबली, संगति मीन्स असेंबली, बौद्ध धर्म की हुई थी। वैशाली, कुंडलवन, राजगृह और पाटलिपुत्र। तो बौद्ध की प्रथम संगति जो हुई थी राजगृह, याद रखेंगे, राजगृह में हुआ था। और यह जो संगति राजगृह में हुआ था, वहां एक सप्तपर्णी गुफा है, उसी में हुआ था। याद रखेंगे, सप्तपर्णी गुफा में बौद्ध का जो है पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था। ये सप्तपर्णी गुफा कहाँ है? राजगीर में। अगर ये सब राजगीर की जगह पर सप्तपर्णी गुफा दे तो समझ जाएंगे कि बौद्ध की प्रथम संगति हुई। और इस संगति में जो महाकश्यप थे, महाकश्यप, ये कौन थे? अध्यक्ष थे, अध्यक्ष। और किसके समय में होता है ये भी याद रखेंगे। या जो इस समय में जो राजा था, उस समय में अजात शत्रु था, अजात
शत्रु, ये भी दिमाग में, अजात शत्रु, ये अजात शत्रु के पीरियड में राजा थे अजात शत्रु, उनके समय में ये सब बातें हुई थी। दूसरी संगति जो हुई थी वह हुआ था वैशाली में। दूसरी संगति वैशाली में, याद रखेंगे, दूसरी संगति वैशाली में। यहां पे कौन थे? इसके जो अध्यक्ष बने थे सबकामी। कौन थे? सबकामी। हाँ, कोई ना कोई प्रिजाइड करता था उसको, कॉन्फ्रेंस को प्रिजाइड करने वाले होते थे। तो यहाँ पर ये कौन थे? सबकामी थे, उनका नाम था सबकामी। वैशाली में हुआ, कालाशोक के समय हुआ। और जो तीसरी जो संगति हुई थी वह कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। ये थर्ड, ये फर्स्ट संगति, ये सेकंड संगति हुई, कॉन्फ्रेंस है, ये थर्ड हुआ पाटलिपुत्र में। और किसकी अध्यक्षता में? मोगलीपुत्तिस के समय में, मोगलीपुत्तिस के समय में हुआ पाटली। और उस समय में जो राजा थे वो अशोक थे। अशोक के पीरियड में माना जाता है कि यह पाटलिपुत्र में हुआ तृतीय संगति। और चतुर्थ जो संगति हुआ, फोर्थ, ये फोर्थ संगति हुई कुंडलवन, मीन्स कश्मीर में। कश्मीर दे दे तो भी याद रखेंगे, कुंडलवन देंगे तो भी याद रखेंगे। यहां से कुछ जो क्वेश्चन अगर पूछते हो तो कृष्णवन यानी कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में। और वसुमित्र, वसुमित्र जो थे ये वो अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे? वसुमित्र इस समय में अध्यक्ष बनते हैं। और वसुमित्र की अध्यक्षता में कुंडलवन में जो है चौथी संगति हुई थी। और इस संगति की सबसे बड़ी खासियत क्या हुआ? जो बौद्ध धर्म था वह दो भागों में बट गया। बौद्ध धर्म का डिवीजन दो भागों में हो गया। वह क्या क्या बन गया? तो बौद्ध धर्म दो भागों में डिवीजन होकर के इस समय में हम देखते हैं वह विभाजित हो जाता है दो धर्म में। एक हो जाता है हीनयान और दूसरा क्या हो जाता है? महायान। महायान, इन चीजों को याद रखें। हीनयान, महायान, बौद्ध धर्म का दो भागों में डिवीजन। कुंडलवन में, ये कश्मीर में इस समय हुआ था। इन चीजों को दिमाग में रखने। और बेलूवन क्या था? बगीचा, स्थान, आवास, पूजा स्थल। बेलूवन, आपका सही आंसर होगा सी, यानी आवास था। बेलूवन बौद्ध धर्म से जुड़े लोग जो थे, जो बौद्ध थे, बौद्ध धर्म से जुड़े लोग जो थे, बौद्ध धर्म से, उनके लिए बनाया गया यह बेलूवन था। और यह अजात शत्रु के समय में बनाया गया था। बिंबिसार अजात शत्रु के समय में ही ये बेलूवन का निर्माण किया गया था। और वर्षा के समय में, वर्षा काल में, जब बौद्ध भिक्षु के आवास का यह केंद्र था। वर्षा काल में, रेनी सीजन में जनरली जो बौद्ध धर्म से जुड़े जो बौद्ध भिक्षुक थे, भिक्षुक रखते थे। जो भिक्षु होते थे, भिक्षु और भिक्षुनियों के लिए यह आवास केंद्र था। आवास, बेलवन और जेतवन। एक और वन था, उसका नाम था जेतवन। ये जेतवन क्या था? जेतवन के बारे में बता दूं। जेतवन जो था, राजा जेत बनाए थे, इसलिए उनके नाम पर जेतवन हो गया। बेलूवन के बारे में, ये जो था बिंबिसार के ही समय में बना था। और जो है कहीं कहीं इस बात का उल्लेख अजात शत्रु का भी नाम दिया जाता है। तो याद रखेंगे बिंबिसार अजात शत्रु में के बीच का आप कह सकते हैं कि बेलूवन का निर्माण किया जाता था। बौद्ध धर्म से जुड़े बौद्ध भिक्षु के लिए थे। और वो जो रेनी सीजन होता है उस सीजन में वो लोग आकर के यहाँ विश्राम करते थे, आवास स्थल था। धम्म के प्रवर्तक कौन थे? धम्म के प्रवर्तक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बिंबिसार, अशोक। आपका सही आंसर होगा अशोक। जो राजा अशोक थे, यहाँ पर यह जो आप देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और तीसरे नंबर में अशोक, ये पहले थे। सबसे पहले इन्होंने रूल किया किस पर? मौर्य वंश। ये किसके शासक थे? मौर्य वंश के ये शासक हैं। मौर्य वंश के ये रूलर है, ठीक है ना। पहले जो थे चंद्रगुप्त मौर्य आए, इसके बाद कौन आया? बिंदुसार, बिंबिसार ने, बिंदुसार।
और बिंदुसार के बाद कौन आए थे? अशोक आए थे। ये 3 लोगों का जो है यह शासन चला था कहाँ पे? चंद्रगुप्त मौर्य वंश। तो ये अशोक ने जो धम्म के प्रवर्तक थे, धम्म चलाए थे, एक नई धर्म नीति थी, इनकी पॉलिसी थी धम्म। और यह धम्म जो था वह धर्मों का कह सकते हैं सेट ऑफ रिलीजन्स था। इसमें बौद्ध धर्म की बात को भी ले लिया, ब्राह्मण धर्म से जुड़े भी कुछ बात थे, ठीक है ना, और जैन धर्म, यानी कि ये धर्मों का समुच्चय था ये। और अपने शासन को जो स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्होंने धम्म को ये अपनाया था। और मैं बता दूं यह धम्म जो है 261 बीसी के आसपास अशोक ने एक लड़ाई लड़ी, जिसे कलिंग की लड़ाई कहते हैं। कलिंग की लड़ाई, कलिंग की लड़ाई, वार ऑफ कलिंग, कलिंग की लड़ाई। और इस लड़ाई और इस बात के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वह जो 13 शिलालेख है, शिलालेख, उस शिलालेख में इसके बारे में, ये शिलालेख है उसमें बहुत डिटेल्स इसके बारे में बताया गया है। इसके बारे में यह जो लड़ाई है, कलिंग की जो लड़ाई हुई थी, इस लड़ाई के बारे में बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में बताया गया है, जो इस अवधि में यहाँ पर हुआ था, कलिंग की लड़ाई। और इस लड़ाई के बारे में इस शिलालेख में 13 शिलालेख में बताया गया था कि काफी जान माल की हानि हुई। और इसके बाद जो है अशोक का जो हृदय बदल गया और वह जो है धीरे धीरे जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया। बाद में उन्होंने धम्म की जो एक पॉलिसी दी, नीति दी, उसे हम धम्म के नाम से जानते हैं। और ये जो बिंबिसार मैंने लिखा है, ये हर्यक वंश, इससे पहले जो मगध साम्राज्य जो एस्टेब्लिश होते हैं वो उसके प्रथम शासक हैं बिंबिसार, याद रखेंगे, हर्यक वंश के। और इसके बाद जो शासक आया वह अजातशत्रु था, अजातशत्रु। इसके बाद हम लोग उदयन का नाम लेते हैं, जिस समय में पाटलिपुत्र को जो है पाटलिग्राम बनाया गया था। उदयन के समय में क्या हो गया था? पाटलिग्राम बना था। पाटलिग्राम, ग्राम का निर्माण जो है यही किए थे पाटलिपुत्र, जो आज हम पटना के नाम से जानते हैं, ये हो गया। तो ये उदयन के समय में। तो इस तरह से ये जो था हर्यक वंश, हर्यक वंश। और ये क्या था? हर्यक वंश जो था मगध साम्राज्य से जुड़ा हुआ था। मगध साम्राज्य के पहले ये शासक थे, उन्हीं से जुड़ा था। और यहां पर मैंने चंद्रगुप्त मौर्य लिखा, बिंदुसार लिखा, अशोक, ये मौर्य शासक थे, मौर्य वंश से जुड़े थे। तो थोड़ा इस कंफ्यूजन को अपने ढंग से क्लियर कर लेंगे। वंशों का सही क्रम है कुषाण, यवन, पल्लव और शक। ये ABCD मैंने दिया है और इसमें आप देखें कि वंशों का सही क्रम क्या होगा। तो वंशों का जो इसमें सही क्रम है वह आपका क्या है? वह जो सही क्रम आप देखेंगे वह है C। मीन्स सबसे पहले आपका जो लोग आए वो यवन आए, और यवन के बाद जो है पल्लव आए, पल्लव के बाद शक आए, और शक के बाद कुषाण। तो फर्स्ट नंबर में आप याद रखेंगे यवन को, पहला हो गया। दूसरे नंबर में पल्लव लोग आए, पल्लव बोलते उसको। तीसरे नंबर में जो है आप याद रखेंगे शक आए लोग, और चौथे नंबर में कुषाण लोग आए। तो इस तरह से ये जो वंश का सही क्रम है ये पूछा जा सकता है, तो इसलिए दिमाग में रखेंगे। और जैसे मौर्य साम्राज्य जब पतनशील होता है, मौर्य वंश के बाद जो शासन की व्यवस्था चली थी, हाथ में आई थी, वह किसके हाथ में आया था? मौर्य वंश के बाद जो आया था वह शुंग वंश। इसे भी ध्यान में रखेंगे। शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग ने स्थापित किया, शुंग वंश। और शुंग वंश के बाद जो आया था कन्नव वंश, कन्नव वंश। और इन वंशों के बाद जो क्रम चलता है यहां पर, यही क्रम है जो मैंने अभी आप बताया, 1 2 3। तो इस जो आ गया। और मौर्य वंश से पहले अगर देखेंगे तो जो है मगध साम्राज्य आता, हर्यक वंश, हर्यक वंश। और हर्यक वंश बाद में जो नंद वंश भी आता। अगर और भी नीचे आएंगे मौर्य वंश से पहले, यहां पर नंद देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, नंद वंश भी है, नंद वंश। और फिर इस तरह से ऊपर में चले आएंगे। सबसे ऊपर में जो आप देखेंगे मगध साम्राज्य का हर्यक वंश, नंद वंश, यानी कि नंद वंश के अवशेष पर मौर्य वंश का निर्माण हुआ था, ये दिमाग में रखेंगे।
और जो इस तरह से है नंदवंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कन्नव वंश, और ये क्रम दिमाग में रखेंगे। प्राचीन भारत से जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे। अगर वंश के क्रम के हिसाब से क्या चला नहीं चला याद रखेंगे। क्योंकि मौर्य वंश का जो स्थापना होता है वह नंद वंश के अवशेष पर होता है। नंद वंश के पतन के बाद मौर्य वंश का, और शुरुआत जो हम देखते हैं तो हर्यक वंश से देखते हैं। हर्यक वंश जिसमें कि बिम्बिसार, जिसे इससे पूर्व मैंने क्वेश्चन में डिस्कशन किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पोटीन या शीशे के सिक्कों को किसने चलाया? पोटीन या शीशे के सिक्कों को किसने चलाया? शक, कुषाण, सातवाहन, सभी। आपका सही आंसर होगा सी, यानी सातवाहन शासक जो थे, जो दक्षिण भारत में इनका शासन चल रहा था, इन्होंने पोटीन या शीशे के सिक्के का हम प्रचलन इनके शासनकाल में देखते हैं। सातवाहन जो शासक थे। अश्वघोष, नेक्स्ट प्रश्न, अश्वघोष दरबारी कवि थे। कनिष्क, रुद्रदामन, गौतमीपुत्र सातकर्णी, बी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अश्वघोष दरबारी कवि थे। आपका सही आंसर होगा कनिष्क। जो कुषाण वंशी शासक कनिष्क थे, उनके दरबारी कवि अश्वघोष थे। रुद्रदामन जो थे शक शासक थे, याद रखेंगे, शक शासक थे रुद्रदामन। और गौतमीपुत्र सातकर्णी जिनके बारे में यहां लिखा गया, ये सातवाहन शासक थे। सातवाहन शासक थे। सातवाहन शासक की एक मैं विशेषता को बता दूं, जो सातवाहन होते थे ये अपने इनका जो नाम होता था, नाम के साथ में ये मातृवंशिक परंपरा को मानते थे, यानी माता का, इसलिए यहां पर लिखा है गौतमी पुत्र सातकर्णी, यानी कि इनकी मां जो थी गौतमी थी, यानी मातृ प्रधानता का जो है, जो मैटरनिटी कल्चर्स को ये बहुत ज्यादा है। हम लोग क्या है कि भारत में लगभग आप ध्यान देंगे तो फेटर्निटी कल्चर को बहुत ज्यादा, यानी पितृत्व सत्तात्मक में ज्यादा विश्वास किया जाता है, लेकिन इसमें जो मातृ सत्तात्मक जो है वह कहां पे, सातकर्णी का जो है, गौतमीपुर सातकर्णी जिसको बोल रहे हैं, बात में चल रहा है, सातवाहन वंशी शासक थे। और ये दक्षिण भारत में, कहां पे है, दक्षिण भारत के शासक थे। ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे इन सब फैक्ट्सों को।